हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका में कार्यपालिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं। संविधान की स्थापना करते समय संविधान के निर्माताओं में इस बात पर काफ़ी मतभेद हुआ था कि कार्यपालिका इकहरी हो या बहुमुखी हो। कई सदस्य बहुमुखी कार्यपालिका के पक्ष में थे, क्योंकि उनका विचार था कि इकहरी कार्यपालिका के सदा ही निरंकुश बनने की संभावना रहती है, परंतु बहुमत इकहरी कार्यपालिका की स्थापना किए जाने के पक्ष में ही आया था। उनका विचार था कि एक नेता ही देश की सेनाओं का सेनापति हो सकता है, देश के विभिन्न राज्यों के बीच ठीक प्रकार से संबंध स्थापित कर सकता है। इसलिए अंत में 2 के मुकाबले 7 मतों के बहुमत से इकहरी कार्यपालिका की स्थापना का निर्णय किया गया और सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए उनकी शक्तियों को कई प्रकार से सीमित कर दिया गया था। एग्जीक्यूटिव, जैसे कि बताया गया है, अमेरिका की जो संविधान होता है उसके 3 भाग हैं: विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के 3 भाग हैं: प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल। सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। प्राचीन काल में कार्यपालिका कानून लागू करती थी और यह कानून तोड़ने वालों को सजा भी देती थी, लेकिन आज राजतंत्र को काफ़ी हद तक खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह लोकतंत्र ने ले ली है। इस प्रकार कार्यपालिका को कानून बनाने, उन्हें लागू करने और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की शक्ति नहीं है। कानून अब विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, न्यायपालिका कानूनों के उल्लंघन के लिए दंड देती है। अमेरिकी सरकार के कार्यकारी अंग से आप सभी परिचित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का एक राष्ट्रपति है, जहां कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। राष्ट्रपति का एक कार्यालय होता है जो राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है। यह इकाई आप अपने राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, आवश्यक योग्यताओं, पद की अवधि, हटाने की विधि आदि के बारे में आपको बताएगी। इसमें आपको अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच उनकी समानता का तुलनात्मक अध्ययन करने का भी प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां भी इसमें आपको बताई जाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की योग्यता और कार्यकाल के साथ साथ इस सवाल पर चर्चा की जाएगी कि उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। योग्यता: अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति के पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहला, उम्मीदवार को अमेरिकी मूल का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 साल से रह रहा हो। उम्मीदवार के लिए लिंग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए महिलाएं, पुरुष और भी इस पद के लिए चुनाव लड़ने के एक समान पात्र हैं। कार्यकाल: अमेरिका के राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल द्वारा 4 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उनका मानना था कि कार्यकाल न तो बहुत लंबा होना चाहिए, न ही बहुत छोटा होना चाहिए। संविधान ने मूल रूप से राष्ट्रपति के पुनः चुनाव पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति 2 बार चुने गए, लेकिन उन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तब से एक सम्मेलन विकसित किया गया या एक रीति बना दी गई कि जो 2 से अधिक कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पुनः चुनाव को रोकता है। यदि किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का स्थान लेगा या उसका कार्य संभालेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को हटाना: राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। राजद्रोह, रिश्वतखोरी या उच्च अपराध का दोषी पाए जाने पर भी उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा द्वारा शुरू की जाती है। इसके लिए
सदन को बहुमत से आरोपों का उल्लेख करते हुए महाभियोग प्रस्ताव पारित करना होता है। इस प्रकार पारित प्रस्ताव सीनेट के पास जाता है। राष्ट्रपति के कार्य। राष्ट्रपति के कार्यकाल के हिस्से में कई कर्तव्यों का पालन करने की उम्मीद की जाती है, जबकि संविधान में इनमें से कई कर्तव्यों का उल्लेख है अन्य समय के साथ विकसित हुए हैं। एक राष्ट्रपति इन कार्यों को कैसे करता है, यह उसके व्यक्तित्व के साथ साथ राष्ट्रपति पद के बारे में उसके दृष्टिकोण और सरकार की भूमिका पर भी निर्भर करता है। जैसे कि वुड्रो विल्सन की अध्यक्षता तक संघ राज्य को भाषण के रूप में नहीं दिया गया था। राष्ट्रपति आमतौर पर अपनी नौकरी के लिए नेतृत्व का दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे अपने आप को सभी लोगों के प्रतिनिधि मानते हैं। अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके एक राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। विद्वान आमतौर पर इस मॉडल का पालन करने वाले राष्ट्रपतियों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इसके परिणाम महत्वाकांक्षी नीति कार्यक्रमों में होता है जो अमेरिकी सरकार पर एक मजबूत छाप छोड़ती हैं। बेशक राष्ट्रपति खुद को नीति निर्माताओं के रूप में देखते हैं, तो वे कभी कभी कार्यकारी गतिविधियों पर संवैधानिक सीमाओं के प्रति अधीर होते हैं। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित कर दिया था। दूसरी ओर मुख्य लिपिक अध्यक्ष नौकरी के लिए अधिक निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे अपने संवैधानिक अधिकार को पार करने के बारे में बहुत अधिक सावधान हैं और अक्सर एक सीमित सरकार में विश्वास करते हैं। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि जेम्स बुकानन और हर्बर्ट हूवर जैसे क्लर्कशिप अध्यक्षों ने अपने प्रशासन के दौरान संकटों से निपटने के लिए आक्रामक तरीके से कदम नहीं उठाया। राष्ट्रपति की संघीय सरकार की भूमिका के बारे में अपनी अवधारणा पर भिन्न होते हैं। लिंडन जॉनसन का मानना था कि वंचितों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी थी। उनकी ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम घरेलू कार्यक्रम जिसमें गरीबी और चिकित्सा पर युद्ध शामिल था, वे इस चिंता को प्रतिबिंबित किया। दूसरी ओर रोनाल्ड रीगन ने सरकार को समस्या के रूप में देखा, न कि देश की समस्याओं के समाधान के रूप में। राष्ट्रपति प्रमुख कमांडर। राष्ट्रपति सशस्त्र सेवाओं में सर्वोच्च पद का अधिकारी होता है। जैसा कि पहले भी बताया गया था, राष्ट्रपति ने विदेश नीति के एक साधन के रूप में दुनिया भर के संकटग्रस्त स्थानों पर अमेरिकी सेना भेजकर इस भूमिका को भरने में कोई झिझक नहीं दिखाई। पिछले 25 वर्षों में अमेरिकी सैनिकों ने ग्रेनेडा, पनामा, फारस की खाड़ी, बोस्निया, अफगानिस्तान और इराक में लड़ाइयाँ लड़ी। राज्य प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति। राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करना राष्ट्रपति का सबसे अधिक दिखाई देने वाला कार्य है। चाहे वह अन्य देशों के प्रमुखों से मिले, व्हाइट हाउस में अंतरिक्ष यात्रियों, कॉलेज फुटबॉल चैंपियनों का स्वागत करे या ओलंपिक खेलों की शुरुआत करे। हालांकि बड़े पैमाने पर औपचारिक राज्य के प्रमुख की भूमिका एक नेता के रूप में राष्ट्रपति के बारे में दुनिया और राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण बयान है। राजनेता के रूप में राष्ट्रपति न केवल अमेरिकी विदेश नीति की दिशा तय करता है, बल्कि उसे क्रियान्वित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शीत युद्ध के युग के दौरान, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के बीच आमने सामने की बैठकों में तनाव को कम करने और महत्वपूर्ण हथियार नियंत्रण सफलताओं में योगदान दिया। वास्तव में रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचेव के बीच संबंध शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण थे। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इजराइल और मिस्र के बीच कैंप डेविड समझौते पर काम किया। बिल क्लिंटन अपने प्रशासन के दौरान मध्य पूर्व शांति वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। इस प्रकार की गतिविधि को कभी कभी शिखर कूटनीति भी कहा जाता है। राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी के रूप में। राष्ट्रपति राष्ट्र का मुख्य प्रशासक या मुख्य नौकरशाह होता है और वह कार्यकारी शाखा के सभी कार्यक्रमों की जिम्मेदार होता है। यह देखने के लिए वह जिम्मेदार है कि सभी कानूनों को ईमानदारी से निष्पादित किया जाता है। एक राष्ट्रपति अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के प्रबंधन की बजाय कार्यकारी विभागों और एजेंसियों के लिए व्यापक नीति निर्धारित करता है। राष्ट्रपति विधायक के रूप में।
एक राष्ट्रपति केवल कानून का प्रस्तावक ही नहीं होता है, बल्कि वह यह देखने में भी सक्रिय रूप से होता है कि वह कानून बन गया है या नहीं। व्हाइट हाउस के कर्मचारी कांग्रेस के साथ निकट संपर्क बनाए रखते हैं, जबकि राष्ट्रपति कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर बिलों को पारित करने के लिए दबाव डालते हैं और कांग्रेस के व्यक्तिगत सदस्यों को अपना वोट मांगने के लिए कहते हैं। यह एक विभाजित सरकार के उदाहरण है जिसमें व्हाइट हाउस और कांग्रेस विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियंत्रित होते हैं। राष्ट्रपति सीधे लोगों से समर्थन के लिए अपील कर सकता है। राष्ट्रपति एक नैतिक नेता के रूप में राष्ट्रपति से अनुकरणीय ईमानदारी, विश्वास, अखंडता सहित राष्ट्र के लिए नैतिक स्वर स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है। राष्ट्रपति के नैतिक नेतृत्व के सवाल ने हाल ही के वर्षों में नया महत्व ग्रहण कर लिया है, क्योंकि मीडिया और जनता ने निर्वाचित अधिकारियों के निजी जीवन को करीब से देखा है। राष्ट्रपति के प्रदर्शन पर जनमत सर्वेक्षणों में चरित्र मुद्दों को अक्सर शामिल किया जाता है। पार्टी नेता के रूप में राष्ट्रपति सरकारी कार्यों को करने के अलावा राष्ट्रपति एक राजनीतिक दल के शीर्षक प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। एक अध्यक्ष से पार्टी के मंच का समर्थन करने, पार्टी के लिए धन जुटाने में मदद करने और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने की उम्मीद की जाती है। राष्ट्रपति को मुख्य मतों पर कांग्रेस में पार्टी के सदस्यों के समर्थन की उम्मीद होती है। हालांकि हाल ही के अनुभवों से पता चला है कि पार्टी की वफादारी कम हो रही है। राष्ट्रीय नेता और पार्टी नेता के रूप में राष्ट्रपति के बीच एक संभावित संघर्ष मौजूद है। गैर पक्षपाती मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। वे चतुर अध्यक्ष अपनी पार्टी की स्थिति को वास्तविक रूप से संबोधित करते हैं। विवादास्पद या भावात्मक मुद्दों जैसे कि स्कूल की प्रार्थना, कल्याणकारी खर्चे पर खड़े होने वाले रुचि समूहों का उदय, इस संतुलन को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका संविधान में अनुच्छेद 2 से के भाग 1 में किया गया है कि अमेरिकी संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वह राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति वहां का सर्वेसर्वा होता है, महत्वपूर्ण निर्णयों का निष्पादन करता है। साथ ही जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन्हें भी राष्ट्रपति ही द्वारा ही किए जाते हैं। वह सर्वेसर्वा होता है और साथ ही वह एक प्रमुख की भूमिका भी निभाता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और सबसे अधिक शक्तिशाली पदाधिकारी होता है। वास्तव में जितने अधिकार और शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में हैं, उतनी शायद ही संसार के किसी भी लोकतांत्रिक देश के किसी भी प्रमुख अधिकारी के पास हो। उसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है और जब तक उसे जनता का विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक देश में कोई अन्य शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह तानाशाह है। व्यावहारिक रूप में उसके अधिकारों और शक्तियों पर अनेक प्रकार की सीमाएं लगी होती हैं। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।